हेलो फ्रेंड्स, अपना ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। इस चैनल के थ्रू मैं स्कूल एजुकेशन को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि जो भी उन्हें डाउट स्कूल में हो और वहां क्लियर ना हो, उन्हें उनके लिए ट्यूशन जाने की ज़रूरत ना पड़े और वह ये वीडियोस देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सके और कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। इससे उनका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। तो आप इन वीडियोस को देखिए। क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नया अपडेट आए आपको उसके लिए वीडियोस मिलते रहें और वो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग सेफ होंगे आप लोग। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट करेंगे। यह चैप्टर और इसके आगे आने वाले कुछ चैप्टर ट्राइंगल, रेक्टेंगल्स, पॉलिनोमियल, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल, ये सब ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, और ज्योमेट्री की डेफिनेशन हमने लास्ट चैप्टर जो हमारा था चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री, उसके अंदर पढ़ी थी। ठीक है, ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए तो हम आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। ये टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर पेयर्स ऑफ एंगल्स, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये पूरा टॉपिक आज कंप्लीट कर दूँ, इसी एक वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। बट अगर ऐसे लगा कि 1 आवर से ज़्यादा वीडियो हो गया और मतलब हमारा काफ़ी पोर्शन बचा होगा, अराउंड 50%, तो मेरा प्लान ये है कि मैक्सिमम वीडियो की लेंथ 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वी विल ट्राई टू एंड इट अर्ली एज पॉसिबल। इफ़ इट विल बी पॉसिबल वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस इन 1 वीडियो, अदरवाइज़ इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं लाइन एंड एंगल्स क्या होते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि लाइंस क्या होती हैं। लाइंस आपने देखा होगा इस टाइप की होती हैं, राइट। इसको हम जितना मर्जी इस साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, इस साइड। तो ये कुछ नहीं है, 1 डायमेंशनल है। पहली बात तो 1D। 1D का मतलब क्या है, 1 डायमेंशनल का मतलब क्या है, इसकी सिर्फ लेंथ है, नो ब्रेथ यानी चौड़ाई नहीं है इसकी, एंड नो हाइट, लंबाई ऊंचाई भी नहीं है इसकी। देखिए दिख रहा है आपको यहाँ पे, सिर्फ हमारी लाइन ऐसे है, लेंथ है जितनी मर्जी हम लेंथ में ही मेज़र करते हैं, ना तो इसकी इस साइड चौड़ाई है, ना ऊपर की तरफ इसकी ऊंचाई है। और यह पॉइंट से बनी होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पास अगर हम लोग रखते हैं तो हमारी लाइन बन जाती है। आई होप समझ गए होंगे। एंगल्स कोई भी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ठीक है, मान लीजिए ये बना दिया मैंने, इनके बीच में जो ये एंगल होता है, मान लीजिए ए बोला मैंने इसको, ये हमारा एंगल होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे लाइन्स एंड एंगल्स बेसिकली क्या है हमारे। ठीक है, लाइन क्या है, 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मतलब सिर्फ एक डायमेंशन में, जिसकी सिर्फ लेंथ एग्जिस्ट करती है, ना ब्रेड्थ ना हाइट, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। और एंगल क्या है, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में जो एंगल आता है, उनके बीच में जो बनता है एंगल, वो हमारा एंगल होता है, जो डिग्री जितना भी ये यहाँ पे बनता है। ठीक है, इसको हम एंगल बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग डिफरेंट टाइम्स। अब काफ़ी टाइम हम लोग इनको सेम मानते हैं, लाइन को, रे और लाइन सेगमेंट। अब मैंने आपको कहा एक लाइन बनाइए, तो आप क्या करेंगे, ये बना देंगे। नहीं, ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन हमारी ये होगी। तो हम लोग इनके बीच में डिफरेंस समझते हैं क्या है। लाइन की कोई लेंथ फिक्स नहीं होती है,
ठीक है। इसको हम लोग इनफाइनाइट तक इस साइड भी जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, इस साइड भी जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वह लाइन जिसका कोई एंड नहीं हो, ठीक है, लाइन का कोई एंड नहीं होता है, ठीक है, ये इनफाइनाइटली इसकी लेंथ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। आई होप समझ गए होंगे। रे के अंदर क्या होता है कि वन एंड होता है, सिर्फ एक एंड तो ये रहा मेरा, ठीक है, इस साइड ये इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। तो एक एंड होता है लेकिन सिर्फ एक एंड होता है, समझ गया, एक एंड से हम लोग इस साइड इनफाइनाइट तक लेके जाएं, ठीक है। तो ये मेरी रे हो जाएगी, यानी एक पॉइंट से जो लाइन जा रही है वो हमारी रे हो गई। एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद जो लाइन जा रही है वो हमारी रे हो गई। लाइन सेगमेंट की एक फ़िक्स लेंथ होती है, वो किसी भी दो एंड पॉइंट्स के बीच में होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए, तो वो एक लाइन सेगमेंट होगा जो 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। दो पॉइंट्स मान लीजिए और भी इसके बीच में। तो समझ गए आप, लाइन की इनफाइनाइट लेंथ होती है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होते, एंड पॉइंट्स नहीं होते उसके। रे में एक सिंगल एंड पॉइंट होता है, एक साइड बस, दूसरी साइड इनफाइनाइट तक जाता है। और लाइन सेगमेंट में दोनों साइड एंड पॉइंट होते हैं और उसकी एक फ़िक्स लेंथ होती है। अब नेक्स्ट हमारा है कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं कि जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम लोग एक सिंगल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, ये जैसे। तो ये जो चारों पॉइंट हैं ए बी सी डी, ये मेरे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। वैसे मोस्टली कोलिनियर पॉइंट्स में हम लोग 3 पॉइंट लेते हैं। आप नंबर ऑफ़ पॉइंट्स मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 से ज़्यादा हो तो भी। जितने भी पॉइंट्स गिवन है अगर हम उनको एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सिंगल लाइन पे, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। और अगर ऐसे हैं पॉइंट्स, ठीक है, अब देखिए एक लाइन तो ये हो गई लाइन सेगमेंट हमारा, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो ये कोलिनियर, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, यानी एक सिंगल लाइन पे नहीं है, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा, दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, राइट। लेकिन तीसरा पॉइंट अगर यहाँ हो तो एक सिंगल लाइन नहीं आएगी, लेकिन तीसरा पॉइंट यहाँ होगा तो एक सिंगल लाइन आ जाएगी। तो कोलिनियर में सारे पॉइंट्स एक सिंगल लाइन सेगमेंट पे होते हैं या लाइन पे होते हैं, और नॉन कोलिनियर में नहीं होते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग एंगल्स के बारे में। एंगल्स का बेसिक पढ़ते हैं हम लोग। अक्यूट एंगल किसको कहते हैं? ये जो एंगल है हमारे यहाँ पे, ये हमारा अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल की डेफिनेशन होती है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री। तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये कुछ नहीं है, सिंपली एंगल्स की वैल्यू है, ठीक है, और कुछ नहीं है। आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर 90 है तो उसको राइट एंगल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और 90 से कम होता है उसको हम लोग अक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अक्यूट का वैसे भी आपको पता होगा शॉर्टेज मतलब होता है, तो 90 से शॉर्ट रह गया वो, इसलिए अक्यूट बोलते हैं। ऑब्ट्यूज, ये देखिए आप समझ ही रहे होंगे, इसको देखते ही समझ गए होंगे। ये क्या है? ये 90 देखिए यहाँ पे होगा तो 90 से ज़्यादा, यानी ये ग्रेटर देन 90 होता है, ठीक है। 90 से कम अक्यूट, 90 राइट एंगल, 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूज। कुछ नहीं है, बस नॉर्मल हमें स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है आप बताइए। ये वाला एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें, इनमें समझने वाली कुछ नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल ये वाला एंगल होता है, यानी जो एंगल पहले नॉर्मल एंगल होता है अल्फ़ा, उसको छोड़ के जो उसके ऑपोजिट में जितना भी एंगल अवेलेबल होता है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है। तो ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल हो गया ये, ठीक है। तो आप देखिए ऐसा कुछ, जैसे ये इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, मैं ग्रीन पेन से रिफ्लेक्स एंगल डिनोट करता हूँ इनके। इस वाले में रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये वाला पूरा मेरा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। इस वाले में क्या हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ पे देखिए। इस वाले में ये वाला हो गया, ठीक है। तो हम ये एक चीज़ आपको समझने वाली है कि जब ये 180 था, ये 180 था, तो अगर ये पूरा देखूँ मैं तो ये होगा 360 डिग्री। तो यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल, क्या फॉर्मूला निकलता हमारा, रिफ्लेक्स एंगल प्लस नॉर्मल एंगल, दोनों का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। आई होप समझ गए होंगे, इजी है, कुछ नहीं है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कुछ हो रहा है एंगल्स के ऊपर हमारा,
ठीक है, इसको और देखते हैं क्या है ये। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो एकदम बाजू बाजू होते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? आसपास, ठीक है, जुड़े हुए। तो जो एकदम ऐसे अटैच्ड होते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 180 होता है, ठीक है, हमें ये याद रखने की ज़रूरत है। वो एंगल जिनका सम 180 हो जाए, दो एंगल, और वो ऐसी एक लाइन पे रिप्रेजेंट हो, ठीक है, उनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। समझ गया? ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ये सिंपल, हमें कुछ नहीं है समझने की ज़रूरत है बस। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल है जो, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है, ठीक है, समझ गया? इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है, समझ गया? तो मतलब जब कोई लाइन ऐसे खींचूंगा तो अगर ये अल्फ़ा है तो इसका वर्टिकल एंगल ये वाला हो जाएगा और ये इक्वल होंगे दोनों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ये काफ़ी जगह यूज आएगा हमारा। तो ये अल्फ़ा है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। ये बीटा है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है, ठीक है, तो ये भी बीटा हो जाएगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पेन चेंज करके आपको अच्छे से, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन से हैं। ये दो, वो रेड वाले तो हैं ही, ये दोनों जो है, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, बीटा। आई होप समझ गए होंगे, ये दोनों बीटा और ये दोनों सेम है, और ये रेड वाले दोनों इक्वल है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, देखिए कितना इजी है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, राइट, मिलती हैं, उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट होता है। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये कॉमन पॉइंट है। नॉन इंटरसेक्टिंग जो नहीं मिलती हैं या पैरेलल लाइंस होती हैं, राइट। इतना ही था इसमें, कुछ नहीं है इसमें समझने वाला। पेयर ऑफ एंगल्स, अभी हमने आपको समझाया था पेयर ऑफ एंगल्स का, राइट। तो जब उनका सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स 180 है। पेयर ऑफ एंगल्स वो होते हैं, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा तो पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा एक्सियम क्या कर रहा है? एक्सियम आपको पता है ऑलरेडी, ऐसा रूल जिसका हम कोई प्रूफ नहीं निकाले और उनको हम और जगह यूज़ कर सकें, ठीक है। ये हमने इसके पिछले चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में। एक्सियम्स किन को बोलते हैं? एक्सियम्स वो रूल्स हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है, हम उसका कोई प्रूफ नहीं निकाल सकते, लेकिन उनको हम लोग बाकी और प्रूफ निकालने में सॉल्व करते हैं। तो ये एक्सियम क्या कह रहा है? इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ठीक है, एक लाइन है, ये नीचे है, समझ रहे हैं आप लोग। उसके ऊपर रे है कोई, तो जो एडजेसेंट एंगल्स है, अब एडजेसेंट एंगल्स मैंने बताया था आपको। अब जैसे ये हो गया, ये दोनों तो एडजेसेंट एंगल्स है, राइट, बाजू बाजू है, लेकिन इन दोनों का सम 180 नहीं है। कोई लाइन है, ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये एक रे है, ठीक है, ये रे है, सॉरी ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइन के ऊपर अगर हम रे ड्रॉ करेंगे तो जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे, यानी अल्फ़ा बीटा, तो उनका सम कितना होगा? 180। सिंपल है, हमने पहले भी पढ़ा था कि एक लाइन है, उस पर एंगल जो होता है वो टोटल 180 होता है, तो ये भी 180 हो जाएगा। अब ये सेकंड वाला इसका उल्टा लिखा हुआ है, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो जाए तो वो एक जो नॉन कॉमन आर्म है वो एंगल्स के, वो लाइन बनाएंगे। कॉमन तो ये हो गया दोनों के बीच में, और ये जो नॉन कॉमन है, समझ रहे हैं आप। ये मान लीजिए ये मेरा एक एंगल है अल्फ़ा, इसका एक एडजेसेंट एंगल है बीटा, ये क्या, ये स्ट्रेट लाइन है बीटा। इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180, तो जो नॉन कॉमन है, ये तो कॉमन हो गया, ये वाली जो लाइन है, ये दो आर्म्स हो गए उसके, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। बहुत इजी है समझना, ठीक है, सिंपल सा है। हमें सिर्फ ये याद रखना है, कोई हमें डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली याद रखना है दो एडजेसेंट एंगल अगर एक लाइन पे होते हैं, ठीक है, तो वो 180 डिग्री एंगल बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं और वो इक्वल होते हैं,
ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है। समझ गए आप लोग? ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने आपको, और ये दोनों इक्वल भी है। और जो ये वाला एंगल है ये, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल है। समझ गए आप? ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट होती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इक्वल प्रूफ कर सकते हैं हम लोग इनको। चलिए मैं आपको इक्वल प्रूव करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2, ये अल्फ़ा 3, ये अल्फ़ा 4। तो हमें प्रूव क्या करना है? अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू अल्फ़ा 4, यही प्रूव करना है हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। हमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 एडजेसेंट एंगल है और एक लाइन पे हैं। ठीक है, एज अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल है एंगल्स। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंडीशन है। सेकंड, एंड आर ऑन ए लाइन, एक लाइन पे है। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 की वैल्यू हो जाएगी 180। सिमिलरली अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 की वैल्यू हो गई 180। और अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए आप। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें अल्फ़ा 2 यहाँ पे सेम है, तो ये अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा 3 हो गया। ठीक है, या फिर इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 180 से 180, तो अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को। फिर एक और बात यहाँ पे क्या होगी? अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 4 इक्वल्स टू 180। ठीक है, एंड अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू 180। ये समझ गए आप लोग? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 4 180 है और अल्फ़ा 2 ये है, तो दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू अल्फ़ा 4। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, समझ गए आप? इसका प्रूफ ईजी था काफ़ी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए पहली एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, इन फिगर 6.3 जो हमें साइड में फिगर गिवन है, उसमें क्या कह रहा है कि दो लाइंस है ए बी और सी डी। ठीक है, दिख रही है आपको यहाँ पे, इंटरसेक्ट एट ओ। तो ये मेरी ए बी लाइन है, ये सी डी है, ये यहाँ ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70, तो एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल, ये, और बी ओ ई ये वाला एंगल, ये दोनों का सम कितना है? 70। ठीक है, एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40, बी ओ डी। ठीक है, हम लोग ऐसे पेन चेंज करके लिखेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। बी ओ डी ये वाला एंगल कितना है? 40। हमें निकालना बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई, बी ओ ई। तो बी ओ ई तो ये वाला है, राइट? तो ये इन दोनों का सम कितना है ये बताइए पहले। इन दोनों का सम, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट। तो एंगल ए ओ सी कितना हो गया? 40। दिस इम्प्लाइज बी ओ ई कितना हो गया? एंगल 30। दोनों का सम 70 गिवन है, ये दोनों 70 है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? ये बताइए। 110, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो इससे जो बचा बाकी वो क्या होगा? 360 माइनस 250, 110, तो ये हो जाएगा 250। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये 40 है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी 40 हो गया। अब इन दोनों का सम 70 था, तो ये 40, तो ये 30 हो गया। अब ये 70 तो ये 1110 हो गया, क्योंकि टोटल 180 होता है लाइन पे, राइट? अब ये 1110 है, तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल है ये वाला जो हमसे पूछा गया, ये कितना होगा? 360 माइनस 110, यही पढ़ा था हमने रिफ्लेक्स एंगल का। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब इनको स्टेप वाइज कैसे लिखेंगे, चलिए वो और लिख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसे ओरली समझाने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट?
हमें स्टेप्स लिखनी पड़ेंगी। ये इस तरीके सॉल्व करने का तरीका तब अच्छा लगता है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हो और आपको सिर्फ कोई मतलब नहीं है, जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना अच्छा होगा, आपको सिर्फ आंसर टिक करना हो। उस समय काफ़ी इजी रहता है इस टाइप से सॉल्व करना, लेकिन हमें यहाँ पे स्टेप्स भी लिखनी पड़ेंगी। चलिए लिखते हैं। गिवन, गिवन क्या है पहले ये बताइए हमें। हमें गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली मैंने। एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री, ये सेकंड इक्वेशन मान ली मैंने। ठीक है। नाउ एज एंगल AOC एंड एंगल BOD आर वर्टिकली ऑपोजिट, ये ऐसे लिखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दिस implies angle AOC equals to angle BOD equals to 40 degree. This implies angle BOE 70 minus angle AOC equals to 70 minus 40 equals to 30। तो एक तो हमसे यही पूछा एंगल BOE, ये हमने निकाल दिया 30। ठीक है। नाउ as can be seen in figure, कौन सा एंगल AOC, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एडजेसेंट एंगल है और तीनों लाइन पे, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180। यही सीखा था हमने, एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180। दिस इम्प्लाइज एंगल COE इक्वल्स टू, इन दोनों का सम 70 था तो 110 आ जाएगा। ठीक है। हैंस रिफ्लेक्स एंगल COE कितना हो जाएगा 360 माइनस 110। ठीक है। 250 आ गया, ये जगह नहीं है, आप लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई होप समझ आ रहा होगा अब तक आपको। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, बताइए सर ये प्रॉब्लम है या ये डाउट है, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आई विल सॉल्व इट। अदरवाइज़ आई वुड एडवाइस कि वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आई थिंक आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आया तो। अब हमें जो फिगर गिवन है उसमें ये कह रहा है कि लाइन XY और MN क्या है, XY और MN इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पे। इफ एंगल POY ये 90 है। ठीक है। अब इसकी स्टेप्स नहीं लिखूंगा मैं पिछली की तरह, बस समझाऊंगा कि सॉल्यूशन कैसे आएगा। AB 2,3 है, 2:3, AB का रेशियो 2:3 है। ठीक है। और फाइंड CC निकालना है हमें। तो पहले तो हमें क्या देखना है, AB प्लस 90, ये एक लाइन पे है, A प्लस B प्लस 90, ये 180 होगा। ये XY लाइन पे देखिए, XY लाइन पे ऊपर वाला एंगल, तो A प्लस B कितना हो गया 90, और इनका रेशियो 2:3 गिवन है, तो 2x मान लिया मैंने प्लस 3x मान लिया इक्वल्स टू 90। तो x की वैल्यू आ गई है मेरी 18, तो एंगल A की वैल्यू 36, B की वैल्यू 54, राइट। अब एंगल C निकालना है हमें। ये देखिए, ये एंगल B 54, ये मेरा कितना आ गया 36, ये आ गया 54, तो ये कितना आएगा, ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है MN, इस पे ये तो 54 हो गया, और ये बचा कितना 180 माइनस 54, 180 माइनस 54, ये आ जाएगा 126। समझ गए आप। चलिए, तो दिस इम्प्लाइज देखिए एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। ठीक है। तो एंगल C की वैल्यू कितनी हो गई 180 माइनस 54 इक्वल्स टू 126। ठीक है। एक दो ऑलमोस्ट स्टेप्स मैंने लिख दिए, एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड करनी है, जैसे कौन सी थ्योरम यूज़ कर रहे हैं वो सब, वो आप लिख लेंगे। ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। मेन चीज़ है आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल PQR इक्वल्स टू PRQ।
पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, यानी ये वाला एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये भी एंगल अल्फ़ा है मेरा, ठीक है। प्रूव दैट पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। हमें प्रूव क्या करना है कि पी क्यू एस यानी ये वाला एंगल बीटा इक्वल्स टू पी आर टी, तो ये भी बीटा, ये दोनों इक्वल है। देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है, आपको देखते ही समझ जाना चाहिए था कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, ठीक है, लाइन पे। तो एंगल पी क्यू एस पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और उधर भी सेम एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस इक्वल्स टू 180, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों इक्वल है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस माइनस एंगल, ये एंगल है, ठीक है, पी आर एस इक्वल्स टू 180 माइनस 180, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी इक्वल है, कैंसिल। तो एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर एस, यही हमें प्रूव करना। पी आर टी है, सॉरी है पी आर एस, तो इधर हो गया ना पी आर टी। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। ये पी आर टी है, पी आर टी ये वाला एंगल, कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। x plus y equals to w plus z, then prove that AOB is a line। अब AOB लाइन को प्रूव करने के लिए मुझे x प्लस वाई की वैल्यू या w प्लस जेड की वैल्यू कितनी करनी है, 180, समझ गया। तो जब ये दोनों इक्वल है तो कितना इजी है, देखिए इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, सोचिए सोचिए कितना इजी है। x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड इक्वल्स टू 360, राइट। ये हमें पता है पूरा एंगल होता है वो 360 होता है। नाउ दिस इम्प्लाइज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 360, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। मैंने यहाँ पे w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दिया और ये हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। corresponding angles sorry adjacent angles, and this implies AOB is a line। ये क्या है मेरे adjacent angles, adjacent angle sum is 180, this implies AOB is a line। सिंपल है, कितना इजी था, देखिए कुछ नहीं करना पड़ा हमें। देखिए चारों का 360 है, ये दोनों का सम इन दोनों के इक्वल है, तो 180 हो जाएंगे, सिंपल है बस, और कुछ नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू लाइन है, आर रे ओ आर, ये ओ आर रे है जो वो परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री है, ठीक है। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ठीक है ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, एंगल आर ओ एस प्लस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस एंड माइनस पी ओ एस। हमें जो गिवन है हम वही अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिफ्थ देखिए एंगल कौन सा एंगल है, ये आर ओ क्यू, ठीक है। क्यू ओ आर या आर ओ क्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। Hence angle POR is 90। adjacent angle सम कितना होता है, adjacent angles 180, तो एक 90 तो दूसरा 90 हो गया, ठीक है। POR कितना है, 90 डिग्री। अब POS कितना है, POR एंगल POR इक्वल्स टू एंगल POS प्लस एंगल SOR या ROS, ठीक है, ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ROS
ठीक है, ये समझ आ गया आपको। और एंगल क्यू ओ एस किसके इक्वल है? एंगल क्यू ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू आर प्लस एंगल आर ओ एस। और क्यू आर की वैल्यू क्या है? 90, तो 90 प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, तो यहाँ से एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 90। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 90 की जगह पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। ठीक है, इधर लेके जाएंगे, यही हमारा आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड हमारी ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखिए आर ओ एस इधर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ आर ओ एस, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब तो आ गया होगा, राइट? यही हमसे पूछा गया। टू साइड ले जाना है बस, और कुछ नहीं करना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं सिक्स्थ वाला। ये डायग्राम वगैरह पे ध्यान मत दीजिए, ये फिफ्थ का था। हमें क्या कह रहा है? इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64। तो मैं पहले एक्स वाई जेड बना लेता हूँ। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई जेड 64 एक्यूट एंगल है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, राइट? ये क्या मेरा, ये वाई, ये जेड, ये एक्स, राइट? ये एंगल कितना है? 64 डिग्री, यही गिवन है। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ठीक है, एक्स वाई को मैंने, एक्स वाई को पॉइंट पी पे प्रोड्यूस किया, तो ये मान लिया ये पॉइंट पी हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करें? ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी। जेड वाई पी ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल, इसको बाइसेक्ट करती है कौन सी? बताइए कौन सी लाइन है, कहाँ लिखा हुआ है? वाई क्यू, तो ये तो वाई है। ठीक है, तो ये क्यू हो गया। ठीक है, पॉइंट। इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, वाई क्यू। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? बताइए क्या लिखा है? एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। चलिए इसको तीसरा कलर, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल, ये मान लिया मैंने अल्फ़ा। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे? एक्स वाई क्यू, तो ये मान लिया मैंने अल्फ़ा। तो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड, राइट? समझ गया आप? और एंगल क्यू वाई जेड कितना है? बाइसेक्ट कर रहा था वो, तो एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू एंगल पी वाई जेड या जेड वाई पी, जो भी है। ठीक है, इसको जेड वाई पी लिख लीजिए, एक ही बात है, जेड वाई पी। ठीक है, क्यू वाई जेड, अब वो बाइसेक्ट करी थी, यानी क्यू वाई जेड जो एंगल है इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी भी होगा। देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये 64 है, ये टोटल 180 होता है। ठीक है, तो एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है,
प्लस एंगल ZYP इक्वल्स टू 180। तो एंगल ZYP कितना है ये बताइए। 180 माइनस 64 इक्वल्स टू 116। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसका मतलब हमारा जो ये वाला एंगल है ZYQ, एंगल ZYQ या QYZ कुछ भी मान लीजिए, ZYQ QYZ कितना हो गया 58। ये मेरा एंगल है, ये वाला जो एंगल था ये 58 आ गया, ये 64 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, दोनों का सम। तो हमारा कितना हो जाएगा 58 प्लस 64। ठीक है, समझ गया आप। जो हमें निकालना है कौन सा एंगल, XYQ, एंगल XYQ इक्वल्स टू 64 प्लस 58। समझ गया आप कैसे आया, ये कितना आ गया ये बताइए। 122। ये कैसे आए समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। स्टेप्स ऑलमोस्ट ये वाली ऐसे ही लिखनी जैसे मैंने लिखी हुई है। तो XYQ का वैल्यू आ गया 122। रिफ्लेक्स QYP इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो QYP 58 है, तो रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा 360 माइनस 58। ठीक है, 302। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप खुद लिखेंगे कितना आ गया 302। ठीक है, अब ये तो स्टेप वाइज अगर हम करें तो 16 ऐसे करेंगे, लेकिन मेन है हमें कि ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो समझ में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से हम लोग अच्छे से, मैं आपको विदाउट स्टेप्स विदाउट कुछ लिखे सिर्फ डायग्राम से समझा दूंगा कि मैंने क्या किया है। आपको उसी को स्टेप्स फॉर्म में लिखना है, या स्टेप्स फॉर्म में मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इनको यहाँ पे पड़े रहने दीजिए, मैं डायग्राम बनाता हूँ मेरा। फिर से अलग अलग पेन यूज़ करेंगे हम लोग। चलिए डायग्राम बनाते हैं अच्छे से। XYZ यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये कितना है 64। ये X, ये Y, ये Z। अब उसने क्या किया, XY को P पॉइंट तक उसने खींचा। देखिए स्टेप्स आप खुद लिख लेंगे, बस आपको ये समझ आना चाहिए, ये P पॉइंट। और YQ एक लाइन है, ठीक है, जो कि इसको बाइसेक्ट कर रही है। ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रही है YQ। ठीक है, तो ये अगर अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है। ठीक है, और ये टोटल 2 अल्फ़ा है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए XP, इसका 180 सम होगा, तो 64 प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 180। अब समझ आया होगा आपको, ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा, ठीक है, यानी 2 अल्फ़ा टोटल और ये 64, सबका सम कितना गया 180। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई मेरी 58। बस, तो ये मेरा 58 हो गया, ये भी 58 हो गया। तो हमसे पूछा ये वाला एंगल, ठीक है, कौन सा वाला एंगल, देखिए मैं बताता हूँ आपको कौन सा एंगल पूछा हमसे पूछा ये यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ आने वाला एंगल कितना हो गया, इन दोनों का सम कितना हो गया 122। सिंपल, एक तो ये आंसर आ गया। एक पूछा कि ये वाला जो एंगल है ना, ये यहाँ पे ये वाला जो एंगल, इसका अगेंस्ट वाला, यानी ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल, तो वो कितना हो गया 360। टोटल होता है -58, तो 302। ये बस इतना सा क्वेश्चन था। स्टेप्स लिख के मैंने पहले समझाया था, अभी आप समझ गए होंगे कैसे करना है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस कौन सी होती है और ट्रांसवर्सल कौन सी होती है, ठीक है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमने पैरेलल लाइंस पढ़ लिया था, पैरेलल लाइंस कौन सी होती है। ठीक है, ये दो लाइन है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। ट्रांसवर्सल लाइन वो होती हैं, ठीक है, जो लाइन ए लाइन विच इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस है, इस टाइप से। ये वाली जो है ना, ये वाली मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी आप समझिए इस टाइप से कि ये 2 लाइनें, 3 मान लीजिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए बस। तो ये वाली जो लाइन है ना मेरी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है,
वो लाइन जो दो मिनिमम 2 या उससे ज़्यादा उसको लाइंस को कट करे, वो हमारी क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन क्या है, विच इंटरसेक्ट विद 2 और मोर देन 2 लाइन्स। यहाँ पे जो ऊपर डायग्राम गिवन है, इसमें लाइन एल है, जो ये वाली जो लाइन है एल, ठीक है, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है। आई होप डेफिनेशन तो समझ गए होंगे आप, कुछ नहीं है, ठीक है। ये एल लाइन है, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो वो लाइन जो 2 या उससे ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करे, वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, विच इंटरसेक्ट विद 2 और मोर लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, आपकी पूरी लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ज्योमेट्री जब भी पढ़ेंगे, ठीक है, पूरी लाइफ में आपके ये कॉन्सेप्ट याद आपको आने चाहिए, आपके ये कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो ये वाले इस टाइप से, जैसे ये लाइन है तो 2 और 6, देखिए ये वाला एंगल, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, ये दोनों एंगल है जो, ये दोनों मेरे कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे, ये दोनों एंगल्स कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं, यानी एंगल 2 एंड एंगल 6 दोनों कोरेस्पोंडिंग है। वैसे ही एंगल 1 एंड एंगल 5 कोरेस्पोंडिंग है, समझ गए आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। एंगल 4 और एंगल 8 कोरेस्पोंडिंग है। एंगल 3 एंड एंगल 7 कोरेस्पोंडिंग है, समझ गए आप। ये जब ऐसे लाइनें होती हैं तो 1 और 5 यानी ये और ये कोरेस्पोंडिंग है, 2 और 6 ये दोनों, 3 और 7 ये दोनों, और 4 और 8 ये दोनों। तो आप समझ गए कैसे कोरेस्पोंडिंग एंगल। अब कोई आपसे पूछे कि 2 का कोरेस्पोंडिंग एंगल कौन सा है, 6, ठीक है। 2 का कोरेस्पोंडिंग एंगल कौन सा है, यहाँ पे जैसे मैं इनको रफ कर देता हूँ। अब बताइए मेरे को 2 का कोरेस्पोंडिंग एंगल कौन सा है, 6। इस 2 का कोरेस्पोंडिंग एंगल ये वाला 6, 1 का 5, 4 का 8, 3 का 7, समझ गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये लाइन जब ऐसे जाके ऐसे जाएगी तो ये वाले जो एंगल है, ये और ये कोने पे, मतलब जब जेड बनता है ये ऐसे, तो ये दोनों एंगल्स है ना, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसमें देखिए कौन कौन से, एंगल 4 एंड एंगल 6, समझ गए, और एंगल 3 एंड एंगल 8। 2 जेड बन रहे ना, एक तो ये और एक ऑपोजिट इसका, सॉरी 8 नहीं 5, 8 एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा हो गया 5, 3 और 5 एंड 4 एंड 6, ठीक है। ये क्या है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से, जो बाहर की तरफ रह जाते हैं, ठीक है। तो जब जेड बनाओ तो जो बाहर की तरफ रह गया ना एंगल, यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ ऐसे ऐसे लाइन होगी, राइट। तो ये वाला एंगल जो बचा, ये और ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर, यानी 1 और 7, एंगल 1 एंड 7 और 2 एंड 8, ये एक्सटीरियर एंगल्स। आई होप समझ गए होंगे आप। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, यानी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन एल, ठीक है। इसमें इंटीरियर एंगल्स यानी 3 एंड 6 एंड 4 एंड 5। आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, और इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन से होते हैं। ये आप दोबारा देखेंगे, बार बार देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे ज़रूर। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए। इस पे एक और चीज़ है समझने वाली, ठीक है, वो और समझ लेते हैं हम लोग। चलिए मान लीजिए ये एक लाइन है,
अब ये पिछले डायग्राम में वो लाइंस थी वो दोनों पैरेलल नहीं थी हमारी, राइट। अब दोनों पैरेलल लाइंस आ गई मान लीजिए, और ये है मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एम लाइन है, ये एन, एम और एन पैरेलल लाइंस है, और ये एल है, एल ट्रांसवर्सल लाइन है। अब मुझे ये बताइए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से थे। ये वाला, ठीक है, ये और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग, और ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे, ठीक है। वहीं ये वाला और ये वाला नीचे वाला भी, और ये वाला और ये वाला नीचे वाला भी, ऐसे 4 पेयर बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। मेरा मेन एम क्या है बताने का कि ये है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ये गामा है तो ये भी गामा होगा, ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा। समझ गया, सिंपल। जब ट्रांसवर्सल लाइंस पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, सिंपल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से थे ये भी आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा अब, ठीक है, और वो इक्वल भी होते हैं। तो अल्फ़ा अल्फ़ा, डेल्टा डेल्टा, बीटा बीटा और गामा गामा, ठीक है। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट हो गया, इफ m parallel to n then corresponding angles are equal। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। पहला तो ये कॉन्सेप्ट। अब हम फिर से एक ऐसे बनाते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस फिर से, ठीक है। ये m, ये n। अब ये मेरी ट्रांसवर्स लाइन होगी। जो इंटीरियर एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। एक तो ये दोनों, ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी इक्वल होता है। हमें ये समझने, यानी ये अल्फ़ा है तो ये वाला अल्फ़ा होगा, ये बीटा है तो ये वाला बीटा होगा, ठीक है। इफ़ m is parallel to n then alternate, इवन ये एक्सटीरियर एंगल्स के लिए भी है, alternate एंगल्स आर इक्वल बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स, ठीक है, एक्सटीरियर्स और एंड इंटीरियर्स, याद रखना, ठीक है। और जो इनका सम है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 होगा। दिख रहा है आपको, ये तो लाइन पे 180 होता है। तो जो ये वाले एंगल्स हैं इनर साइड में, जो ये एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स, ये भी क्या होगा, इनका सम 180 होगा। अब इनका सम 180 कैसे पता लगा, सिंपल सी बात है, इन दोनों का सम 180 तो होगा ही क्योंकि ये लाइन पे है, और ये बीटा ये दोनों सेम है तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको जो ये पिछले 2 पेजेस में कराइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, ठीक है, लाइंस जो सेम लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब मैंने कोई लाइन ली L, ठीक है, ये M, ये N, ठीक है, और ये मान ली कोई भी LMNO मान ली। अब ये कह रहा है हमें गिवन क्या, L इज पैरेलल टू M एंड L इज पैरेलल टू N। दिस इम्प्लाइज L इज ऑल्सो पैरेलल टू, सॉरी, M इज ऑल्सो पैरेलल टू N। ये हमें सीखना है यार। यानी कोई एक लाइन है, 2 लाइन्स हैं ऐसे ऐसे, यानी कोई लाइन L M है वो L के भी पैरेलल है, कोई लाइन L है वो M के भी पैरेलल है और N के भी पैरेलल है। तो वो दोनों लाइन्स M और N वो दोनों भी हमारे पैरेलल्स हो जाएंगे। समझ गया, सिंपल सी बात है, ये तो कॉमन सेंस वाले थे। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे ये ऑब्वियसली। तो अगर ये एंगल अल्फ़ा है
तो ये एंगल अल्फ़ा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी एंगल अल्फ़ा होगा। समझ गया आप? आई होप समझ गए होंगे। ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल बीटा, तो ये भी एंगल बीटा होगा। ठीक है, समझ गए। अब ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये भी एंगल अल्फ़ा होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी एंगल अल्फ़ा होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी एंगल अल्फ़ा होगा। ऐसे ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा 180। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, पिछला वाला भी और ये वाला भी। आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। In figure 6.28 find the values of x and y then show that AB is parallel to CD। हमें x and y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब पहली बात तो ये चीज़ याद रखिए कि पहले हमें बाद में ये भी दिखाना है कि ये पैरेलल है। ठीक है, ये 50 है, ये एक लाइन है, तो ये 130, ये तो हमें डायरेक्ट ही दिख रहा है। ये 130 है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 130 हो गया। सिंपल, एक्स और वाई की वैल्यू। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो ये दोनों एंगल, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये लाइंस भी तो पैरेलल होंगी ना। सिंपल, इतना ही सॉल्व करना है हमें। ठीक है, स्टेप्स लिख लेते हैं इसकी, हो सकता है आपको स्टेप्स लिखने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो। ठीक है, एज लाइन, ये इसका नाम नहीं गिवन, ये एल मान लेता हूँ। एज एल इज ए लाइन एंड ये एंड 50 डिग्री एक्स आर एडजेसेंट एंगल्स। क्या ये एडजेसेंट एंगल्स? दिस इम्प्लाइज x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। ठीक है, समझ गए कैसे आई है? y इक्वल्स टू 130 डिग्री एज ये ऐसे कर लें, क्या बोलते हैं इसको, ओपोजिट एंगल, राइट, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ये क्या है, हमारे ओपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, समझ गए आप? क्या ये हमारा वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है, हमने पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स है तो वो इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये y की वैल्यू हो गई 130। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको। नाउ x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 130 डिग्री, ऑल्सो x and y are alternate interior angles। This implies AB is parallel to CD। हो गया काम। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो ये दोनों पैरेलल हो गए। सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। तो ये देखिए, इससे हमें सबसे पहले तो यही लिखना है, एज AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। दिस इम्प्लाइज AB इज पैरेलल टू EF। ये भी ठीक है। YZ, ठीक है, 3 and 7 है। YZ 3 and 7 है, तो हमें x निकालना है। अब ये देखिए, ये वाला एंगल क्या होगा, ये z होगा। एज CD इज पैरेलल टू EF, y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये लिख सकते हैं हम लोग, उसमें दिखा देंगे ग्राफ में। ठीक है, ये z है तो ये z इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो y प्लस z 180 हो गया। 3x प्लस 7x इक्वल्स टू 180,
x इक्वल्स टू 18, ठीक है, समझ गए। अब x और z दोनों इक्वल हैं, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। x इक्वल्स टू z की वैल्यू कितनी है यहाँ से 7x, z इक्वल्स टू 7x इक्वल्स टू 7 इंटू 18 एंड ये हो जाएगा 6 5 126, ओके। x इक्वल्स टू z क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 120। अच्छा, आप यहाँ थोड़ा ये कंफ्यूज हो है, इसको ना आप कुछ और मान लीजिए, कोई और वेरिएबल k मान लीजिए, ठीक है, ये भी k वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं हम लोग रेशियो में, राइट। तो ये k की वैल्यू 118 है और यहाँ 7k है, ठीक है। x ऑलरेडी है तो कोई और वेरिएबल मान लेंगे। आई होप समझ के होंगे। ये 3k प्लस 7k 180 कैसे लिखा, ये समझ गए। देखिए y अपॉन जेड इक्वल्स टू 3/7 है, तो y की वैल्यू 3k लिख लीजिए, z की वैल्यू 7k, राइट, लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से। एंड ये z है तो ये z हो जाएगा ऑल्टरनेट, और इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, वही लिखा है हमने, सिंपल। एंड और x और z तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन फिगर 6.3 जो हमें साइड में फिगर गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे टू सी डी, ये 90 है। इसके स्टेप्स नहीं लिखूँगा मैं, डायरेक्ट आपको यहीं पे डायग्राम से जी ई डी ये वाला एंगल है जो, ये 126 है। अभी टोटल 126 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा ये बताइए, 36, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, कोई डाउट। एंगल ए जी ई ये वाला एंगल, ये तो सिंपल 126 हो गया, क्यों, क्योंकि ये 126 है। ये देखिए, ये अगर मैं ये वाली लाइन देखूँ, ये जेड देखूँ, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये 126 है तो वो भी 126 हो गया, ठीक है, समझ गए। एंगल जी ई एफ 36 मैंने निकाल ही दिया। एफ जी ई ये 90 है, क्योंकि ये 90 है, ठीक है। ये ऐसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये 36 126, तो ये कितना बचा बताइए, 180 में से 80 में से 26 किया तो 54, तो ये आ गया मेरा 54, ये आ गया मेरा 36 और ये आ गया 126, ठीक है। स्टेप्स आप खुद लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर, ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू और एस टी पैरेलल है। पी क्यू आर 110 है, आर एस टी 130 है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे ऐसे यहाँ तक। मान लीजिए ये है जेड, तो हम लोग लिखेंगे एक्सटेंड पी क्यू टू जेड पॉइंट, ठीक है, समझ गए होंगे आप, आई थिंक। अब ये 110 है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एज पी क्यू आर इक्वस टू 110, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ग्रीन और ब्लू का मिक्स सही नहीं है। पी क्यू आर इज 110, दिस इम्प्लाइज एंगल आर क्यू जेड, समझ रहे, ये वाला एंगल, ये कितना हो गया 180 माइनस 110 इक्वल्स टू 70। अब ये क्यों लिखा ये मैं नहीं समझाऊंगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस में ये यूज़ कर चुके हैं। एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन पे सम होता है 180, ठीक है। तो ये हो गया 70, यहाँ लिख लेता हूँ 70 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा, ये 50 होगा, ठीक है। एंगल ये मान लीजिए ओ पॉइंट, एंगल एस ओ जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब उन दोनों का सम 180 क्यों हुआ बताइए, ये दोनों एंगल्स हमारे क्या है ये बताइए, यहाँ हमने पढ़ा था यहाँ पे
इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स 3 and 6, और मैंने कहा था इन दोनों का सम कितना होगा 180। मैंने बहुत बार बताया था आपको ये अल्फ़ा प्लस बीटा का सम 180। तो यहाँ पे इन दोनों का सम 180, तो ये 130, तो वो हो गया 150। ठीक है, अब SOZ अगर मेरा 50 है तो एंगल आप बताइए QR कितना हो जाएगा। ये एंगल SOZ के इक्वल होगा वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स 50। यहाँ लिख लेंगे हम वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, लिख देंगे ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। ठीक है, अब ये 70 है, ये 50 हो गया। हमसे पूछा क्या है QRS, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा 60। सिंपल। ट्राइंगल के अंदर जो सभी एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो ऊपर वाले दोनों का सम 120 आ गया, तो ये 60 आ गया। तो यहाँ लिख भी लेंगे एंगल QRS प्लस एंगल RQZ प्लस एंगल कितना ROQ इक्वल्स टू 180। तो एंगल QRS हो गया 180 माइनस 50 माइनस 70 इक्वल्स टू 60। समझ गया, इजी था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई। हमें सब कुछ गिवन है, मैं कोई स्टेप्स वगैरह नहीं करूँगा इसका। देखिए एक्स और वाई फाइंड करना है हमें। ये कितना एंगल होगा पहले तो ये बताइए। ये 127, ये 180, 180 में से गया तो 53, ये एंगल आ गया मेरा 53। ठीक है, जब ये एंगल 53 आया और x प्लस वाई का वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 53 इक्वल्स टू 127। समझ गया आप? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि इन तीनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो ये 127 और x की वैल्यू कितनी है 50 है। ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो y कितना आ गया मेरा 77। सिंपल, x 50 y 77। चलिए आगे चलते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये कह रहा है कि दो पैरेलल मिरर्स हैं PQ एंड RS, उसमें एक रे ऐसे आई और ऐसे गई और ऐसे गई। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AB इज़ पैरेलल टू CD, ये प्रूव करना है। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे बताइए। पहले तो मैं यहाँ पे हमको लाइट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी हम सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है ये बताइए। जब हम ऐसे मिरर पे ऐसे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा। ये क्या है, ये बीटा, ये भी बीटा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिख देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब मुझे ये बताइए अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा नहीं होगा, ये मेरी ये वाली जो लाइन है ये, ठीक है, ये क्या मानता हूँ मैं BY और ये CZ। ठीक है, BY is perpendicular to PQ and CZ is perpendicular to RS. Also PQ is parallel to RS. This implies BY is parallel to CZ. ये दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, क्या हो गई है इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, समझ गए।
अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला आप समझ रहे, ये वाला जेड बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा हो गया। ठीक है, इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 बीटा हो गया, 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 बीटा। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल, ये वाला एंगल, दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। दिस इम्प्लाइज ये दोनों क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये लिख लेंगे। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो हमारी लाइंस जो गिवन है वो पैरेलल होती हैं। समझ गए? हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ये वाला एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला, दोनों इक्वल होते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा, तो ये बीटा बीटा। फिर ये लाइन दोनों पैरेलल्स हैं, तो ये अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा आ गया, तो 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 बीटा। अब ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में नहीं करवा सकता आपको। ठीक है, वैसे चलिए इसी वीडियो में कर लेते हैं, मैक्सिमम हाफ एन आवर और लगेगा, इसी वीडियो में करते हैं। 1 आवर का वीडियो हुआ है अभी। ठीक है, तो हाफ एन आवर और ऐड करके इसी वीडियो में कर लेते हैं, सेपरेट वीडियो नहीं बनाएंगे इसके लिए। चलिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहली बात, सम ऑफ एंगल्स 180 होता है। ठीक है, यानी एंगल 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, इसमें भी देख लेते हैं। इनका प्रूफ अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे, मान लीजिए मैंने एक लाइन खींच दी ये वाली एक्स वाई, एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा होगा, ये 2 होगा। क्यों होगा? ये ऐसे देखिए, ये ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ये वाला कितना होगा, ये वाला 3 होगा, ये वाले ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स, राइट। ठीक है, तो इन तीनों का सम क्या होगा मुझे ये बताइए। ये लाइन है तो ये 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू 180 हो गया। बस यही तो प्रूव करना था हमें। इन तीनों का सम, ये जो एंगल है ये 180 होगा या नहीं बताइए, लाइन के ऊपर है तीनों एंगल, राइट। सो देयर सम विल बी 180, तो 1 2 3 का सम 180 होगा। ईजी था काफ़ी ये वाला। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू सम ऑफ द 2 इंटीरियर एंगल्स। ये प्रॉपर्टी काफ़ी जगह यूज होने वाली है हमारे फ्यूचर में। ये कह रहा है कि एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, अगर मैं ऐसे एक ट्राइंगल है जिसमें 1 2 3 एंगल है और मैं इस लाइन को एक्सटेंड किया ऐसे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये इसके जो अपोजिट एंगल है, यानी 3 को छोड़ के जो बचे दोनों अपोजिट 1 और 2, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ ऐसे, ठीक है, तो ये जो एंगल अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, एंगल 2 प्लस एंगल 3। समझ गए आप लोग। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूँ या इसको ऐसे कर दूँ, तो ये जो एंगल है ये बीटा क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, और एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। समझ गए। ये अल्फ़ा बीटा और जो यहाँ पे एंगल 4 है ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, और इनका सम अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। समझ गए आप। तो बीटा के अपोजिट 1 3 है तो 1 3 के इक्वल, अल्फ़ा के अपोजिट 2 3 थे तो 2 3 सम के इक्वल, और 4 के इक्वल 1 2। ये हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, समझ गए आप लोग। वैसे भी कोई बिग डील नहीं है, अगर इसका प्रूफ देखना चाहे तो देखिए इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम 180, तो यहाँ से बीटा प्लस एंगल 2
चलिए मैं एंगल 4 के साथ ही समझाता हूँ। मैं इनको रफ कर देता हूँ अल्फ़ा बीटा। आप समझ गए ना, एंगल अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, बीटा किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग इनको रफ कर देते हैं और एंगल 4 को ही लेके समझते हैं, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताइए, क्या हमने अभी नहीं सीखा कि एंगल्स का सम ट्राइंगल के 180 होता है, ठीक है। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 है, क्यों? क्योंकि वो एक लाइन पे एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या कंपेयर कर लीजिए, एंगल 4 की वैल्यू एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कुछ नहीं था, ठीक है अब तक। चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम लोग, ये वाली, ठीक है। इसके सिर्फ 5 क्वेश्चन है, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कुछ नया था नहीं इसमें सीखने वाला अब तक, मतलब इतना कोई टफ नहीं था इस एक्सरसाइज में सीखने वाला, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली इफ़ एस पी आर 135 एंड पी क्यू टी, ठीक है। चलिए ये कह रहा है कि इस लाइन को एक्सटेंड कर दियो एस तक, ये 135 है और ये 110 है, ठीक है। तो हमें पी आर क्यू निकालना है, पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल, ये अल्फ़ा, ठीक है। चलिए अब हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल, यानी एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 135। इन दोनों एंगल्स का सम इसके इक्वल होगा। सिमिलरली इन दोनों का सम यानी क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 110, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख लेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, समझ गए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कोई डाउट यहाँ पे? आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट ऐड कर लेते हैं। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू, 2 बार है, प्लस एंगल क्यू पी आर, चलिए मैं एक बार ही लिखता हूँ, ठीक है, दोनों को अलग अलग, प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू, दोनों को ऐड किया तो यहाँ आ गया 245। यहाँ तक कोई डाउट है? आई थिंक नहीं होगा। इन तीनों का सम बताइए क्या होता है, 180 ट्राइंगल के सम है, और उस साइड ले जाएंगे तो एंगल पी आर क्यू क्या आ जाएगा, 245 माइनस 180 इक्वल्स टू 65। ये हमारा आंसर हो गया। इजी था, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल एक्स की वैल्यू 62 है, ठीक है, एंड ये 54 है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, यानी एंगल वाई की वैल्यू 54, ये 62, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे, ठीक है, ये 116 आ गया, 120 64, ये 64 हो गया, ठीक है। वाई ऑन जेड और बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, तो ये एंगल कितना होगा मुझे ये बताइए। ये 32 बाइसेक्टर इसका आधा, और ये 27, ठीक है। तो ये वाला एंगल पूछा होगा, राइट, हमसे, वाई ओ जे, 180 माइनस 27 माइनस 32, 59 60 121, ठीक है। तो एंगल वाई ओ जेड कितना आ गया, 121। ओ जेड वाई तो 32 है ही, एंगल ओ जेड वाई 32, सिंपल। कोई डाउट यहाँ पे? देखिए फिर से समझाता हूँ आपको, ठीक है। स्टेप्स लिखना बहुत इजी काम है, स्टेप्स तो आप कभी भी लिख सकते हैं ना, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो स्टेप्स लिखने में कुछ नहीं है, राइट, अब तक समझ गए होंगे। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। ये 62 है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये ट्राइंगल के एंगल है।
एंगल 162x, एंगल y 54 है, प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180। एंगल z कितना आ गया आप ये बताइए। ये 11664। एंगल OZY इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल z, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर गिवन है तो 32, पहला तो ये आ गया। सिमिलरली एंगल OYZ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल y, तो ये आ गया 27। ठीक है, एंगल YOZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल OYZ इक्वल्स टू 180। ये जो ट्राइंगल है एंगल YOZ, इन तीनों के जो एंगल से सम 180 हो जाएगा। तो एंगल YOZ कितना आ गया हमारा, ये 32, ये 27 उधर जाएगा 59, 180 माइनस 59, तो ये आ गया 121। ये हमारे आंसर्स, दोनों जो चीज़ पूछी गई थी उनका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एक बार तो क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हो जाएंगे हमारे लिए हमेशा ही। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है बस आपको। एंगल AB इज़ पैरेलल टू DE, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। एंगल BAC 35 है, तो आप मुझे ये बताइए ये कितना एंगल होगा। 35 देखते ही ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। CDE 53 है, DC पूछा, देखिए कितना ईजी है। इन दोनों का सम कितना हो गया 88, तो ये कितना हो गया 92। सिंपल, कितना इजी था, देखिए ये निकालना था हमें। आप समझ रहे हैं ना कैसे आया। ये और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 35 है तो ये 35 है, ये 53 है, तीनों का सम 180 होना चाहिए। बस 180 में से 88 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए होमवर्क आप लोगों के लिए, ठीक है, वैसे मैंने सॉल्व तो कर ही दिया है, बस स्टेप्स आपको एज ए होमवर्क लिखनी है बेसिकली, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 6.42 इफ लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट T, ठीक है, सच दैट PRT इक्वल्स टू 40। PRT ये 40 गिवन है, RPT 95 है, TSQ 75। हमें SQT निकालना है। SQT को पहले हम ऐसे टिक कर लेते हैं। कौन सा वाला, ये वाला एंगल। देखिए कितना इजी है, ये दोनों से ये वाला एंगल आ जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे अल्फ़ा, और ये भी अल्फ़ा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो गया, ये मान लीजिए बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस 95 प्लस 40 किसके इक्वल 180, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 45। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 75 भी 180, तो बीटा की वैल्यू आ गई 45, इसमें ऐड करेंगे तो 120 60। सिंपल, ये हमारा आंसर है। ठीक है, SQT हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी था ये वाला, राइट, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये साइन देख रहे हैं आप, ये 90 डिग्री का होता है। PQ इज पैरेलल टू SR, PQ SR पैरेलल है। तो देखिए पैरेलल लाइन जैसे मुझे दिखी, ये ऐसे में लाया, ये ऐसे Z बना, तो ये क्या होगा मेरा, ये X होगा, राइट। मुझे देखते ही टिक करना है कि ये X हो गया पैरेलल लाइन से। तो ये एंगल्स गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y, X और Y की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताइए ये 65 है तो X कितना होगा 28, इन दोनों का सम, ऑपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, QRT इक्वल्स टू QSR प्लस SQR, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अभी पढ़ाया था मैंने। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ से QRT 65, QSR X के इक्वल और SQR माइनस 28 इक्वल्स टू X, तो X की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बताइए 37। ठीक है, X की वैल्यू 37 आ गई। और मुझे Y की वैल्यू निकालनी, देखे कितना इजी है। ये 37 आ गया, ये 90 है तो ये 127 हो गया, तो ये 53 हो गया अपने आप। ठीक है, कैसे, एंगल
एस पी क्यू प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180। एस पी क्यू मेरा 90 है, एक्स 37 आ गया, तो वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 37। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 90, 60, 53। समझ गए? एक्स की वैल्यू 37, वाई की वैल्यू 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा फाइनल क्वेश्चन इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा ये चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इजी वे में देखिए कितना एक वीडियो जो 1 आवर 1.5 आवर क्या 1 आवर 20 मिनट्स 30 मिनट्स का है, उससे आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इससे बेटर क्या हो सकता है आपके लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। ठीक है, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर और इसके दोनों के बाइसेक्टर्स मीट एट टी पे मिले, तो हमें प्रूव करना है कि क्यू टी आर इज़ हाफ ऑफ क्यू पी आर। हम पहले तो ये लिख लेते हैं, ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है। ठीक है, पहले तो ये लिख लेते हैं। अब चलिए देखते हैं एंगल पी आर एस इक्वल्स टू, ये देखिए ये एंगल एक्सटीरियर एंगल, तो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। एंगल पी क्यू आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, यहाँ पे लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए अब मैंने इनको क्या क्या माना ये देख लेते। पी आर एस 2 बीटा इक्वल्स टू पी क्यू आर 2 अल्फ़ा प्लस एंगल क्यू पी आर। राइट, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल क्यू टी आर, ठीक है क्यू टी आर, एंगल अल्फ़ा प्लस ये अल्फ़ा, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला। ठीक है, तो ये बताइए ये वाला एंगल कितना होगा? ये 180 माइनस क्यू पी आर माइनस 2 अल्फ़ा। राइट, कोई डाउट यहाँ तक? तो एंगल अल्फ़ा प्लस ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस ट्राइंगल की। चलिए इतना भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इस ट्राइंगल को देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना ईजिली हो जाएगा। देखिए इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक वे नहीं होता है। अब मुझे ये इन ट्राइंगल क्यू टी आर देखिए, एंगल बीटा जो है ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल क्यू टी आर किसके इक्वल हो गया? एंगल बीटा, सेम एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? एंगल क्यू टी आर यहाँ से कितना, क्यू टी आर कितना आ गया? एंगल बीटा माइनस एंगल अल्फ़ा। यहाँ से एंगल क्यू पी आर क्या आया था ये बताइए? क्यू पी आर 2 बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग 1, ठीक है 1 को यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर अपॉन में 2। राइट, 1 इक्वेशन देखिए ना, बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्यू पी आर अपॉन ये क्यू पी है। ठीक है, क्यू पी आर अपॉन 2। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, बहुत इजी था। 2 ट्राइंगल हमें देखने थे, एक तो क्यू पी आर, जब मैंने
ट्राइंगल क्यू पी आर देखा तो मेरा 2 बीटा एक्सटीरियर एंगल था, तो 2 बीटा 2 अल्फ़ा प्लस क्यू पी आर के इक्वल हो गया। क्यू पी आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 बीटा माइनस अल्फ़ा। फिर मैंने ये वाला ट्राइंगल देखा दूसरी बार में, ये वाला, समझ रहे हैं आप लोग, क्यू टी आर, उसमें मेरा बीटा है ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल है बीटा, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा प्लस क्यू टी आर, और वहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ यही दो प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी। चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और आपको कहीं फील होता है कि सर यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते थे, आप बताइए, क्या कुछ कमी हो तो, कोई डाउट हो तो बताइए, आई विल सॉल्व इट। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट चैप्टर का, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।